हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज इस चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं हर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाऊंगा जो पेपर में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ड टू वर्ड आप लोगों को समझाता रहूंगा, प्लीज बच्चों ध्यान से समझना। आंसर, आपातकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव। पहला, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार क्या क्या अधिकार? भाषण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि आपातकाल में निलंबित रहते हैं। यानी कि जब आपातकाल लग जाता है तो इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हमको मिलती हैं उस समय के लिए निलंबित हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो जो हाल फिलहाल में चल ही रहा है, जैसे कि कोविड-19। हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, आदि आदि। लेकिन कोविड-19 के चलते क्या हम अपने घर से निकल पाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी देश की सरकार ने हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। वो क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि देश के अंदर एक इमरजेंसी लागू करनी जरूरी है, क्योंकि देश पर एक समस्या आ चुकी है। ये समस्या आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो ये एक बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सरकार ने हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार में दिए गए जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि, इन पर रोक लग जाती है कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल लागू रहता है। आशा करता हूं पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद 19 के खिलाफ जाते हैं। किसके खिलाफ जाते हैं? अनुच्छेद 19 के खिलाफ। आप लोगों को मालूम है कि अनुच्छेद 19 में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकारों के ऊपर सरकार कुछ कानून बना सकती है और कुछ कार्य कर सकती है, मगर ये तब करेगी जब देश के अंदर किसी प्रकार का आपातकाल लागू हो, तभी सरकार ऐसे कार्य कर सकती है, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वही सेकंड पॉइंट बोल रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विधानमंडल ऐसे कानून बना सकती है और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद 19 के खिलाफ जाते हैं। ये तभी ऐसा हो सकता है जब देश के अंदर आपातकाल लागू हो। अगर देश के अंदर आपातकाल नहीं है तो सरकार किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य हमारे मौलिक अधिकार के साथ नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों का लागू किया जाना भी स्थगित किया जा सकता है। देश के सर्वोसर्वा कौन? राष्ट्रपति हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि जिन मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है उससे काम बनने वाला नहीं है, हमें कुछ और मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो वो सरकार लगा सकती है। निष्कर्ष ये बोल रहा है कि आपातकाल एक कठिन तथा खतरनाक स्थिति है। इसमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है। निष्कर्ष से आप लोग समझ गए कि आपातकाल एक कठिन समस्या है, इसलिए इसके ऊपर कार्यवाही करना अति आवश्यक हो जाता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और इनका क्या लक्ष्य है? ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग पर खेलता है। आंसर, संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। किस में? संविधान के भाग 4 में। 1 मार्क्स का यहां से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी।
राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए। स्टॉप, यहाँ तक स्टॉप। इस 3-4 लाइन का मतलब आप लोग समझ लो। नागरिकों को भारत ने मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी सहूलियत के लिए, मगर बाद में ऐसा देखा जाने लगा कि मौलिक अधिकारों के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो जनता की भलाई के लिए हैं। उन्हीं को कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू कराने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का यह दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे। स्टॉप, ध्यान समझ लो। कहा गया कि हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सही बात है। मौलिक अधिकारों के लिए एक नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए एक नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। वो सिर्फ सरकार से आग्रह कर सकता है, विनती कर सकता है कि सरकार इस प्रकार के नियम कानून अपने देश में लागू करे। अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उन लोगों की बातों को कितना मानती है और कितना नहीं, उसको लागू करती है या नहीं। अगर लागू करती है तो कितनी सीमा तक लागू करती है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है लक्ष्य से लेके कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका क्या लक्ष्य होता है। पॉइंट नंबर 1, निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शी सिद्धांतों के समान हैं जो सरकार को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। सही बात है। सरकार अपने कामों में व्यस्त रहती है, वो नहीं जान पाती कि समाज के अन्य भाग में, छोटे छोटे भागों में कैसी कैसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो हमारे समाज के समाजसेवी संगठन के जो लोग हैं वो लोग उन समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, निर्देशक सिद्धांत राज्य के दायित्व निर्धारित करता है। ये दायित्व है निर्वाह योग्य मजदूरी, काम करने की मानवीय परिस्थितियां, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण और समान न्याय। ध्यान से समझना, इस दायित्व को फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला बोल रहा है निर्वाह योग्य मजदूरी। आप लोगों को मालूम होगा बहुत से ऐसे फैक्ट्री मालिक हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम करवा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या सरकार तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। तो इन समस्याओं को सरकार के सामने लाया जाता है। नेक्स्ट, काम करने की मानवीय परिस्थितियां। फैक्ट्री मालिकों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है और अपने काम से मतलब होता है। वो ये नहीं देखते कि एक कर्मचारी स्वस्थ वातावरण में है या नहीं अपना काम करते वक्त। मालिकों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है। आगे कह रहा है बच्चों को शिक्षा, यानी कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। तो ऐसी सुविधाएं करी जाए कि भारत का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे, स्वच्छ वातावरण और समान न्याय। देख लो दिल्ली की हालत, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। समान न्याय, हर व्यक्ति का एक समान न्याय हो। ये ना हो कि समाज के अंदर उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर हावी रहे। यानी कि इन सभी प्रकार की परिस्थितियों को नीति निर्देशक सिद्धांत एक लक्ष्य बनाता है कि नागरिकों को समाज के अंदर निर्वाह योग्य मजदूरी, काम करने की मानवीय परिस्थितियां, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण, समान न्याय, हर चीज का उनको एक आनंद मिले। तो आप लोग यहाँ पे बात समझ रहे होंगे नीति निर्देशक सिद्धांत का दायित्व क्या है। पॉइंट नंबर 3, निर्देशक सिद्धांतों में भारत को एक समाज सेवी अथवा कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। फिर से रिपीट, ऊपर के जो दोनों पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को, वही नीचे थर्ड पॉइंट में उसका निचोड़ है। क्या है? निर्देशक सिद्धांतों में भारत को एक समाज सेवी अथवा कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर भारत के लोगों के लिए इतना कुछ सोचा हुआ है, इतना कुछ काम करने के लिए है कि ये एक समाज के लिए कल्याणकारी है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के लिए क्या है? कल्याणकारी
कार्य। बस फर्क इतना है कि हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि वो इन परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि समाज के अंदर जो मुश्किल परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखते हुए सरकार उनके ऊपर कुछ नियम और कानून बनाए। तो आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो किसी शब्द को लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। आंसर बड़ा है मगर इसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इस क्वेश्चन को लेकर ध्यान समझना। आंसर है जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, संशोधन का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, संविधान में जब हम कुछ चीज हटाते हैं या उसके अंदर ऐड करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संशोधन। तो चलो फिर से रिपीट करता हूं। जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1948 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, जो हम 6 मौलिक अधिकार कहते हैं अपने, कि भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, ये पहले क्या थे, 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार सम्मिलित था। लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार एक साधारण अधिकार में परिवर्तित हो गया, जिसका संरक्षण देश के साधारण कानून करते हैं। यदि कोई विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है तो राज्य उसे कोई मुआवजा नहीं देगा और उसे न्यायालय में जाने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि संपत्ति के रिगार्डिंग अब कोई व्यक्ति न्यायालय में दरवाजा खटखटा नहीं सकता, क्योंकि पहले ये मौलिक अधिकार था तो पहले जा सकता था, लेकिन अब नहीं। मगर इसके अंदर सिर्फ अगर ऊपर की 3 लाइनों की बात करूं तो वही इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन के नंबर को मारो गोली, बस क्वेश्चन नंबर 8 समझो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी रचना तथा उद्देश्य क्या है। इसके 3 पॉइंट हैं, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, स्थापना। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, रचना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश कोमा किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। ये रचना है, ये आपको एटलीस्ट ऐसे ही याद करनी होगी, इसमें समझाने के लायक कुछ नहीं है। उद्देश्य में आ जाओ। इसका उद्देश्य समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकारों का प्रयोग कराने की स्वतंत्रता दिलाना और अधिकारों के हनन से रोकना। इस पॉइंट को फिर से रिपीट करता हूं। इसका उद्देश्य समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दिलवाना, वो लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उन लोगों को भी न्याय मिल सके आगे, और अधिकारों के हनन को रोकना, और उनके अधिकारों में जो हनन हो रहा है उस हनन को रोकना। हनन मतलब कमी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार का डिफरेंस बताना होता है। ध्यान समझना क्वेश्चन, और इसको रट्टा मार लेना अगर याद नहीं होता है तो। ये अगर इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर
बताइए। आंसर, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। पॉइंट नंबर 1, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। यहाँ पर इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। पॉइंट नंबर 3, इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। नीति निर्देशक को लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। इधर मौलिक अधिकार में इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए। पॉइंट नंबर 5, ये समाज की भलाई के लिए है। यहाँ पर ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। देख लो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस बताया है कि ये समाज की भलाई के लिए, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जितने भी बातें कही गई हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो समाज की भलाई के लिए होते हैं और यहाँ पर व्यक्ति के भलाई के लिए। बात वही घूम फिर के आती है कि समाज के लिए कही गई तो समाज के अंदर रहता कौन है? नागरिक रहते हैं, लोग रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसमें मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। पॉइंट नंबर 6, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यहाँ पर ये सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि नागरिक अपने अधिकार के लिए सरकार से भी पंगा ले सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार के महत्व को घटाता है। एंड लास्ट पॉइंट 7, ये राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का जब हम सरकार से आग्रह निवेदन करते हैं, सरकार बात मान लेती है और उसको कानून बनाती है या लागू कर देती है, तभी एक व्यक्ति को वो नीति निर्देशक द्वारा दिया गया कोई भी कानून है उसका पालन करना पड़ता है और हमें तभी प्राप्त होता है। यहाँ पर यह अधिकार नागरिकों को स्वयं प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया और जन्म लेते के साथ वो भारत का नागरिक बना और उसको संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप मिल गए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो अपने अधिकारों का उपभोग करता जाएगा। तो आशा करता हूँ 5 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करी है। अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन एक चैप्टर में से करवा दूंगा पेपर में उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 2 में 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा हार्डली, और तब भी कह रहा हूँ कि उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा, तो इन 10 से 12 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चन मैं ऐड कर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।